हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ये वीडियो पूरे मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ एक वीडियो में कवर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक वैसा पॉलिसी होता है जो कि किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये एक ऐसी कमेटी होती है जो टोटली किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा गठित किया जाता है। अब अपने इंडिया की बात करें तो इसका रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन कौन होगा, यानी हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा होगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी का अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें यानी प्राइस स्टेबिलिटी, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस यानी फ्लक्चुएट ना करे, कभी उसका प्राइस हाई ना जाए, कभी एकदम लो ना हो, यानी इन्फ्लेशन ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। आखिर मॉनेटरी पॉलिसी लाने की ज़रूरत कहीं पर है? अगर हिस्ट्री में बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि 1991 के रिफॉर्म में, जिसमें एलपीजी इकोनॉमिक एलपीजी कहते हैं, यानी उसमें क्या होता कि लाइसेंस राज को समाप्त किया गया था। और उसमें एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब रूल एंड रेगुलेशन को हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया गया था। और ये आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें क्या होता है कि जो फॉर्मर गवर्नर होते हैं किसके, आरबीआई के, उसके द्वारा गठित की जाती है। इसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। 3 मेंबर में कौन कौन से आते हैं? आरबीआई गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव आते हैं। जो भी फॉर्मर गवर्नर होते हैं उनका नेम विथ कमिटी ये शो होता है। और एक फाइनेंशियल ईयर में ये एट लीस्ट 4 टाइम्स गठित किए जाते हैं। यानी एक फाइनेंशियल ईयर, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में बात करें तो वही 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक चलता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर को मान्यता रखते हुए इसमें ये दिया गया है कि क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल से हम लोग का चैत्र मास स्टार्ट होता है, इस कारण से हम लोग इसे देखते हैं। अगर इसके टूल्स की बात करें तो इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। इस वीडियो में हम लोग टोटली फोकस करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स को, क्योंकि सारे भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी थ्योरेटिकल, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स पे बनते हैं। बस क्वालिटेटिव टूल्स हम लोगों को सेक ऑफ नॉलेज के लिए जानना होता है। अगर क्वांटिटेटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट मेंशन है और कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ टूल्स मैं आपको एब्रिविएट कर दूंगा जिससे आप लोग को ईजिली क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो रेपो रेट पे आते हैं। तो रेपो रेट यानी रेपो, रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है? रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। रेपो रेट आखिर क्या होता है? रेपो रेट एक टाइप का इंटरेस्ट होता है जिसमें जब कॉमर्शियल बैंक किसी भी सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से लोन लेती है तो उसमें क्या होता है कि जिस रेट पे वो लोन दे प्रोवाइड करती है उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। इसमें क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीआई जो होती है वो सिक्योरिटी, एक किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में वो रखती है किसी भी अमाउंट के बदले जितना वो उन्होंने लोन दिया। मान लिया जाए कि उन्हें उसने आरबीआई ने किसी कॉमर्शियल बैंक ए को 10 लाख रुपया लोन में दिया, तो वो क्या करेगी, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी बैंक की प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रख लेगी, जिस कारण से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो घटा देगी। इस कारण से इसे रेपो रेट कहते हैं। और अगर बात करें बैंक रेट की बात करें तो दोनों सेम ही है, बस इसमें अंतर ये आ जाता है कि इसमें भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, पर इसमें क्या होता है, एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी इसमें जमा लिया नहीं जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। बैंक रेट को भी हम लोग रेपो रेट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक टर्म ये लगा देंगे कि विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है रिवर्स रेपो रेट यानी उल्टा। इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, वो आरबीआई को लोन देती है। अब आरबीआई क्या है? आरबीआई है कि
मनी को पब्लिश करती है, यानी मनी को छापती है, पैसा छापती है, पैसा का मुद्रण करती है। भला वो सारे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, उसको क्या आन पड़ी कि वो किसी भी बैंक से लोन ले। तो वो लोन लेने, वो ऑफिशियली लोन लेती नहीं है, मतलब कि वो लोन लेती नहीं है, बस वो करती क्या है कि इंडिया यानी कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो लोन लेती है। मान लिया जाए कि भारत देश में इन्फ्लेशन आता है तो क्या होगा, सारे जो पीपुल हैं वो कहाँ जाएंगे, बैंक की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, हाथ में पैसा चाहिए, करेंसी चाहिए उनको। तो वो सारे बैंक में जाएंगे, बैंक क्या करेगा कि वो सबको लोन प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा कि लोन जितना भी बैंक में, अगर बैंक लोन प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा, मार्केट में अमाउंट बढ़ते जाएगा, करेंसी बढ़ते जाएगा, और मार्केट में जितना करेंसी बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन और होते जाएगा। इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या करती है आरबीआई, कहती है कि आप जितने इंटरेस्ट पे देते हैं उससे मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, आप क्या कीजिए, पैसा लोन मुझे दे दीजिए। यानी अगर आप 12% पे किसी पर्सन को लोन दे रहे हैं तो आप मुझे 15 या 20% पे लोन मुझे दे दीजिए। इससे क्या होगा कि बैंक का भी प्रॉफिट हो गया और इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में वो क्या करेगी, आरबीआई को दे देगी, और बैंक के पास पैसा रहेगा नहीं, जिस कारण से वो कंज्यूमर को पैसा लोन के रूप में देगी नहीं, इस कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की, जिसे सीआरआर कहते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। लेट से हम लोग एक बैंक कंसीडर करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लिया जाए कि 2 कस्टमर है। अभी छोटे तौर पे समझते हैं तो मान ले सिर्फ दो कस्टमर है, कस्टमर ए और कस्टमर बी। कस्टमर ए ने क्या किया कि 100 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट किया, और कस्टमर बी गया, बोला कि मुझे 100 रुपये का रिक्वायरमेंट है, मुझे लोन चाहिए। उसने लोन ले लिया, 2 ईयर के लिए लोन लिया कि मैं 2 ईयर के बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मैं दे दूंगा। अब क्या होगा कि अगले दिन ही कस्टमर ए गया कि भाई मुझे 50 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 50 रुपये दे दो, 50 रुपये मेरा सेविंग में रहेगा। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने तो ये किया कि 100 रुपया उससे डिपॉजिट करवाया और 100 रुपया लोन पे दे दिया, उसके पास तो है ही नहीं कुछ। अब ये तो, क्योंकि अब ये मांग भी नहीं सकती है कि कस्टमर बी से कि भाई तुमने लोन लिया था पैसा वापस करो, क्योंकि उससे तो एग्रीमेंट लेके बना था कि 2 साल के बाद मैं पैसा आपको क्लियर करूंगा, 100 रुपया आपको रिटर्न करूंगा। इससे क्या होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी खराब होगी, जिस कारण से क्या होगा कि आरबीआई ने एक फिक्स गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि इतना परसेंट जितना भी डिपॉजिट आप में हो रहा है, इतना एक फिक्स परसेंट आपको कैश के रूप में रिजर्व रखना है, जिससे ना तो आप उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं और ना ही उसको लोन पे दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी कभी आपको पैसा विड्रॉल करने का होगा तो आप इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। इसका एक घाटा ये होता है कि बैंक इस पे ना तो इंटरेस्ट ले सकती है, बस ये अमाउंट पड़ा रहता है। लेकिन अगला एक रिजर्व होता है एसएलआर। इसमें क्या होता है कि कैश ना रख के बैंक लिक्विड रखती है, लिक्विडिटी जो एसेट होती है वो रखती है। अब आखिर लिक्विडिटी एसेट होता क्या है, लिक्विडिटी एसेट इसमें क्या होता है कि बैंक कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रिजर्व के रूप में रखती है। अब बैंक इतनी पागल तो है नहीं कि एसएलआर के रूप में वो कैश को रखेगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, इसलिए वो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड को रखने का पर्पस ये होता है कि गोल्ड का प्राइस पर डे इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कि रिजर्व वो एसेट रहा भी और उसका इंटरेस्ट उसे मिलते रहा। इस कारण से वो क्या होता है कि इंक्रीज करते रहता है और बैंक को प्रॉफिट भी होते रहता है। अब अगर हम लोग पांचवा अगर टूल की बात करें तो वो होता है कि ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि कस्टमर और बैंक यानी और कस्टमर और आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लेन देन करती है। इसमें क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन आ गया यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना स्टार्ट करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी, जिससे क्या होगा कि मार्केट से पैसा बैंक की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा कि खुद ब खुद पैसा मार्केट से घटते जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से भी ओपन मार्केट ऑपरेशन इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक और टूल आता है, वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसा कि सीआरआर में आप लोगों को बताया कि इसमें कुछ परसेंटेज
रिजर्व में रखना होता है। लेकिन बैंक क्या करती है, लालच और प्रॉफिट के कारण वो करती है कि सारा पैसा या ज़्यादातर पैसा वो लोन पे चढ़ा देती है, जिस कारण से क्या होता है, आरबीआई कभी अगर चेकिंग करती है तो उसमें बैंक फॉल्ट या गिल्टी पाए जाते हैं तो उसमें पेनल्टी लगती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करती है, एक बैंक दूसरे बैंक के पास जाते, भाई मुझे आज फंड प्रोवाइड कर दो, मैं इतने दिन में या इतने इंटरेस्ट पे दे दूंगा। तो लेकिन जनरली सारे बैंकों का यही स्थिति रहती है। तो ये क्या करती है, आरबीआई के पास ही वापस जाती है कि आप चेकिंग करने से पहले मुझे इतना फंड प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे मैं आपके चेकिंग में क्लीन चिट आपको दे सकूं। तो लेकिन बैंक तो आरबीआई कहती है कि इसमें तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो इस पेनल्टी को मैनेज करने के लिए वो क्या करती है कि 1% टैक्स ज़्यादा बढ़ा के लेती है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अगर 5% पे बैंक लोन दे रही है तो अब क्या करेगी, वो 6% पे देगी। इस कारण से इसे नाम दिया गया कि ओवरनाइट लोन। जब भी कभी बैंक को ओवरनाइट लोन की ज़रूरत होती है वो आरबीआई के पास जाती है। अगर फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट हो गया। राशनिंग ऑफ क्रेडिट से आप घर से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको आपके फादर का जैसे इनकम आता है तो वो क्या करते हैं, वे स्टार्टिंग में ही इतने पैसे बच्चों की फ़ीस के लिए, इतने पैसे राशन के लिए, इतने पैसे गैस के लिए, इतने पैसे इस चीज़ के लिए सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरह फाइनेंशियल ईयर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है कि इतने पैसे इस सेक्टर में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, इतने पैसे एग्रीकल्चर आईटी सेक्टर में, इतने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इतने पैसे एजुकेशन सेक्टर में देना है। इसी तरह वो राशनिंग कर लेती है। बस क्वालिटेटिव में यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा ध्यान हम लोग को रखना है क्वांटिटेटिव में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फिजल पॉलिसी, आखिर फिजल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी से अलग कैसे है, और फिजल पॉलिसी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और फिजल पॉलिसी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है कि फिजल पॉलिसी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिजल